आज भारतीय जनता पार्टी के जितने भी अंदर कार्यकर्ता हैं, मैं उनसे कहना चाहता हूं कि अगर आपको अपने पार्टी पे विश्वास है, अपने घर की महिलाओं को, अपनी माताओं को, अपनी बहनों को जोड़े भारतीय जनता पार्टी में, उनको जी कार्यकर्ता बनाए, उनके नेताओं के पास भेजें। अगर जी आपको इतनी पवित्र लगती है, उन तमाम मेरे भारतीय जनता पार्टी जो कट्टर है ना, उनको कहना चाहता हूं, अपने माताओं और अपने बहनों को जरा 5 मिनट के लिए अपने नेता के पास बिठा दो। उनकी औकात, उनका जो चरित्र है ना, आपको समझ में आ जाएगा। लेकिन क्या होता है ना, दूसरे घर की बेटियां हैं, हमारी बेटी का बलात्कार नहीं हुआ है, अभी जी तक उनकी पीड़ा वो नहीं समझ पाए। तो जी एक कहीं ना कहीं राजनीतिक तौर पे है। कल को कंगना रनावत जी को बिहार चुनाव में प्रचार के लिए इस्तेमाल किया जाएगा, सोनू सूद को इस्तेमाल किया जाएगा। इन जैसे तमाम लोग जो बिकने के लिए बैठे हैं ना, 2 कौड़ी में बिकने वाले जो एक्टर, जब तक एक्ट्रेस हैं, तब तक जी भारतीय जनता पार्टी के लोग सत्ता में रहेंगे, राज करते रहेंगे। इस पार्टी में सबसे ज्यादा बलात्कारी सांसद विधायक हैं, जिस जी पार्टी में सबसे बड़े बड़े रेपिस्ट बनते हैं, वो जी महिला सुरक्षा और बेटी सुरक्षा की बात करते हैं। नमस्कार, मेरा नाम है सुरेंद्र सिंह और आप देख रहे हैं एसएम न्यूज। लाखों लोगों की धड़कन बने हुए हैं विनय दुबे। देश की हर मुद्दे पे बात करते हैं, किसी पार्टी के साथ कोई बात नहीं करते, सीधी मुद्दे की बात करते हैं। तो आज का जैसा एपिसोड का नाम है नो बकवास सीधा मुद्दे की बात, तो हम विनय दुबे का स्वागत करेंगे। स्वागत है विनय जी आपका हमारे चैनल पर। बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत बहुत शुक्रिया। विनय जी, आपके जितने भी प्रेजेंटेशंस होते हैं उसके अंदर अधिकांश आप भक्तों के खिलाफ बहुत नाराजगी रहती है, क्या कारण? सर कि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है, उसको जो जी ताकत या ऊर्जा जो मिलती है, इन्हीं अंधभक्तों की तरफ से मिलती है, क्योंकि उन्होंने ही इनका मन बढ़ाया हुआ है। उनके जी कहने के अनुसार ये इनको ताकत मिलती है। तो मुझे ऐसा कहीं ना कहीं गुस्सा था इनके ऊपर, जो मैं निकालता रहता हूँ और आगे भी निकालता रहूंगा। क्योंकि आज जो जी देश के हालात है, जो बर्बादी हुई है, उसमें सबसे बड़ा योगदान जो है ना, इन अंधभक्तों का है। तो मुझे ऐसा लगता है, देश का नागरिक होने के नाते देश बर्बाद करने वालों के पिछवाड़े लात मारना जरूरी है, और मैं अपना काम कर रहा हूँ। मुंबई पुलिस का आपके ऊपर सीधा सीधा आरोप है कि आप वीडियो बना के लोगों को भड़काने का काम करते हैं। जी, कार्रवाई करें, किसने रोका है? सीधा कार्रवाई देश से करें। बड़ा, संविधान से बड़ा, देश से बड़ा, संविधान से बड़ा विनय दुबे नहीं है सर। जी अगर किसी भी सरकारी विभाग को लगता है कि मैं समाज के लिए खतरा हूं, या इस तरह की कोई चीजें उत्पन्न कर रहा हूं, कार्रवाई करें वो। मेरे जी पास कोर्ट है, मैं वहां से जाके अपने लिए, अपने न्याय के लिए, अपने हक के लिए, अपने अधिकारियों के लिए लड़ूंगा मैं। जी क्या कारण है कि एक विनय दुबे बिजनेसमैन होते हुए, एक साधारण परिवार का होते हुए, एकदम से उसे क्या याद आया कि उसने देश के प्रति क्या क्रांतिकारी आवाज उठानी शुरू कर दी? लगभग लोग सोए हुए हैं सर, या तो बिक गए हैं, या तो किसी न किसी लालच में, या फिर किसी न किसी एक प्रभाव के अंदर अपनी आवाज नहीं उठा पाते। मेरे साथ जी सौभाग्यवश है या दुर्भाग्यवश कहीं, ये दोनों मसले नहीं है। जी मुझे खरीदा जा सके ऐसी कोई चीज या ऐसी कोई इच्छा मेरे मन में नहीं, क्योंकि मैं एक बहुत कम उम्र में मैंने बहुत स्ट्रगल करके आज ये स्थिति पाई है। आज एक अच्छी सी फैमिली लाइफ है, सेटल जीवन है। तो मुझे जी ऐसी कोई एक्स्ट्रा आवश्यकता नहीं है कि मेरे बच्चे 200 साल, 200 500 या 1000 2000 करोड़ के मालिक हो। एक रोजी रोटी, एक नमक उनको भोजन मिलता रहे, इतनी मेरी इच्छा होती है। शायद वही कारण है कि मुझे ये लगता है कि मैं अपनी आवाज इस तरह से रख पाता हूँ। जिस जो डर, या एक बोलते हैं ना कि एक तनाव होना चाहिए, वो नहीं है मेरे अंदर। और ये जी आज की देश की जरूरत है। एक नागरिक होने के नाते कल को मेरी बच्चियों को एक अच्छा सा स्वस्थ समाज दे सकूं, या एक ऐसा भारत दे सकूं जिसमें उनको डर न लगे, जिसमें वो आगे बढ़ने के लिए किसी किसी भी तरह की प्रॉब्लम्स ना आए, सरकार की तरफ, प्रशासन की तरफ। तो एक अच्छा सा एटमॉस्फेयर मेरे बच्चों को, मेरी बेटियों को मिल सके, उसके लिए मैं कोशिश करता हूँ कि ये जो कचरा है समाज का, वो जी साफ हो जाए। किसी न किसी को तो झाड़ू उठाना है सर। मेरी बच्चियां हैं तो डेफिनेटली। मेरे बच्चियों के लिए कोई दूसरा क्यों झाड़ू उठाएगा? तो मैं आज खुद झाड़ू लेके निकला हुआ हूँ। जी विनय जी, अभी आपने काफिर खान के लिए निरंतर प्रयास करा, ढेर सारी कोशिश करी और पूरे देश ने समर्थन भी करा, आपकी आवाज को बढ़ाया भी और काफिर खान साहब बाहर भी आए। लेकिन इसके बीच में जी, आपके ऊपर कहीं ना कहीं पैसा लेने का गमन, पैसा लेने का आरोप लगा, उस पर क्या कहना चाहते हैं आप? देखिए, मैंने डॉक्टर कफील खान के नाम पे पैसे उगाही किए हैं, तो डॉक्टर कफील खान को बोलिए और मुझ पे जाके एफआईआर कर दें। जी उनके परिवार को नहीं पता है क्या मैंने कहाँ खर्चा किया है, क्या किया है? अगर जी मेरी तरफ से गलती हुई है, उनको लगता है कि कुछ गलत हुआ है, उन तमाम एक्टिविस्टों को मैं बोलना चाहता हूँ जो आरोप लगाते हैं, भाई नजदीकी पुलिस स्टेशन जाए, मुझ पे एफआईआर करें, कानून अपना काम करेगा। जी मुझे जब जवाब देना है, जिसको जवाब देना मैं दे दूंगा। मैंने जी तो पिछली एक 5 दिन पहले ही मैंने एक लाइव वीडियो पे मैंने अपनी कही थी, मेरी वीडियो सोशल मीडिया पे गई है।
बहुत सारे चैनलों पे गई है, मैंने खुला आह्वान किया है। डॉक्टर कफील खान को मैंने बोला है भैया आप हिसाब ले लो मुझसे, मैं सार्वजनिक तौर पे हिसाब देने के लिए तैयार हूँ। अब आप जी लेंगे नहीं तो मैं क्यों आपके पीछे मतलब भागूं या किस तरह से करूं बताइए। जी। मीडिया पर आपके लगातार आरोप लगते रहते हैं कि गोदी मीडिया को आप जमकर कोसते हैं, जमकर गालियां देते हैं, क्या कारण? सर हरियाणा में कल किसानों पे लाठीचार्ज हुई, जी लेकिन उससे ज्यादा इम्पोर्टेंट है कंगना का वो जो गेट क्यों तोड़ा गया देश के लिए, वो सबसे ज्यादा जरूरी है, ना जी कि किसानों को लाठियां मारी गई और किसान रास्ते पे क्यों उतरे। वो मुद्दा जी जरूरी नहीं है मीडिया के लिए, लेकिन जी कंगना रनावत का घर तोड़ा गया, उसकी ईंट तोड़ी गई, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि देश की जी जो जीडीपी है ना वो कंगना रनावत के घर की दीवारों पे टिकी हुई है। जी यही कारण है कि मैं मीडिया की तबीयत से माँ बहन करता हूँ, क्योंकि वो सिर्फ जी दलाली करते हैं। एक पहले होते थे दलाल जो वैश्यालय पे खड़े होके बाहर ग्राहक ढूंढते थे, और दूसरे जी वैश्यालय ये खोल के बैठे हुए हैं गोदी मीडिया, जो नरेंद्र मोदी जी के लिए अपना दलालीपन दिखाते हैं। मैं जी उनको तमाम आपके चैनल के माध्यम से बोलना चाहता हूँ, भैया आप खुले तौर पे बोल दो कि हाँ मैं जी नरेंद्र मोदी जी का बड़वा हूँ। कम से कम हम इस उद्देश्य में तो नहीं रहेंगे ना कि भैया हाँ चलो जी ये तो कुछ देश हित की बात करेंगे, ये हम अपने मालिक के लिए तलवे चाट रहे हैं, हम खुश हैं देख के। बट ये दिखाते देशभक्त हैं, ये कहते जी हैं कि हम देश को बचाने के लिए उनकी आवाज बने हुए हैं, और ये किसानों की लाठियां नहीं दिख रही हैं उनको, बट कंगना जी का इनका पूरा हिसाब किताब दिख रहा है। वो ड्रग्स कहाँ से खरीदती थी, ड्रग क्रेडिट थी या नहीं थी, सुशांत को किसने मारा, कैसे मारा, अब ये देश की जीडीपी, ये देश की बेरोजगारी दूर करेगी। यही कारण है कि मैं गोदी मीडिया को तबीयत से लेता हूँ और आगे भी लेता रहूंगा सर। सुधीर चौधरी जी के ऊपर आपके बड़े कड़े आरोप लगते रहते हैं। सुधीर चौधरी डीएनए रिपोर्ट को बहुत मेहनत से तैयार करते हैं, उस पर बहुत सारा संघर्ष करते हैं, एनालिसिस करते हैं, उसके बाद वो रिपोर्ट्स दिखाते हैं, लेकिन उनके ऊपर भी आपका लगातार तीखा आरोप रहता है। देखिए बाप को खुश करने के लिए बच्चा कुछ भी करेगा। जी मोदी जी के जो पैरों में पड़ा हुआ है वो तिहाड़ी, तो यही था ना तिहाड़ी जिसने 100 करोड़ रुपए की घूस लेके समाचार बदलने के लिए 3 महीना जेल में था। ये बंदे, ये व्यक्ति अब देश हित की बात करेंगे, जिन्होंने देश बेचने को एक एक मिनट न लगाया, एक सेकंड न लगाया, वो देशभक्ति की बात करेंगे। और जी डीएनए वीएनए सब कचरे की बातें हैं, ये सिर्फ अपने मालिक को कैसे खुश किया जा सकता है। आप सोचिए, जी देश की जनता, ये डेमोक्रेसी कंट्री है, देश की जनता सर्वोपरि होती है। जी दिल्ली चुनाव में इस बंदे ने, इस तिहाड़ी ने दिल्ली की जनता को गालियां दे दी, उनको देशद्रोही बनाया जिसने वोट दिया था। जी आप ऐसे व्यक्ति से क्या कर सकते हैं। मेरे हिसाब से सड़क पे पड़ा हुआ पशु का जो मलमूत्र होता है और जी तिहाड़ी जो है एक बराबर है मेरे हिसाब से। जी टायर में लगने के बाद हम उसकी सर्विसिंग कराते हैं, जूतों में लगने के बाद उसको धोते हैं, उसको घर नहीं ले जी जाते हैं, उसको जी फ्रेम करके नहीं रखते हैं। मोदी जी जी करते हैं, अपने जैसे इन जैसे दलाल और जिस तरह के पत्रकार पाल के रखे हैं ना, ये उनके घर के नौरत्न है, लेकिन हमारे लिए सड़क पे पड़ा हुआ वो मलमूत्र है जानवरों का। जी विनय जी, जब से आप जेल एक बार होकर आए हैं सामाजिक आंदोलन के लिए, लेकिन उसके बाद आप बढ़ चढ़कर अपनी बातों को, अपने मुद्दों को निखार के प्रेजेंट्स करते हैं, क्या कारण? जेल जाना मतलब गलत नहीं है, महात्मा गांधी जी भी कहते हैं, जी बहुत सारे लीडर्स जो हैं वो भी कहते हैं, इमरजेंसी में तो लगभग आधा देश जेल में था। जी जेल जाना, हाँ मेरे लिए एक टर्निंग पॉइंट था, क्योंकि मेरे अंदर जो जेल जाने के बाद जो एक ऊर्जा आई मैं है। भी उसी टर्निंग पॉइंट की बात कर रहा हूं कि जेल आप गए, एक सामाजिक आंदोलन के लिए गए, लेकिन जेल जाने के बाद आपके अंदर निखार भी आया और आप अपनी बातों को कहीं तीखे तेवर से प्रेजेंट्स करते हैं, क्या कारण है उसका? बस एक मतलब एक बोलिए यार बढ़ गया जेल जाने के बाद, वो 12-13 दिन मुझे, जो पीरियड मैंने जेल में बिताया है, मेरे अंदर वो अभी भी जिंदा है। जी मैंने कोई क्राइम नहीं किया था, मैंने किसी का मर्डर नहीं किया था, मैंने ना जी कोई नियम तोड़े थे। जी और नियम तोड़ा होता तो आज बाहर नहीं होता, मैं इस तरह से खुलेआम जाके मैं बात नहीं कर रहा होता। मैं जी संविधान की बात करता हूँ, मैं नियमों की बात करता हूँ। अगर मैं संविधान की बात करता हूँ तो मैं संविधान तोड़ ही नहीं सकता, जी और अगर मैं तोड़ दिया तो मुझ में और भाजपा के वो अंडभक्तों में क्या फर्क रह जाएगा। जी आज इसके लिए मैं बाहर हूँ, क्योंकि मेरी तरफ से कोई गलती उस समय नहीं हुई थी, भले वो आवाज दबाने के लिए एक आरोपी उनको चाहिए था, मुझे उठा के जेलों में डाल दिया गया। कहीं ना कहीं उस 12-13 दिनों में मैंने सीखा कि मुझे बाहर आके इनकी कैसे तबीयत से स्वागत करनी है, और एक मेरी ऊर्जा डबल हो गई। शायद जी अगर वो जेल वाला नहीं हुआ होता तो शायद मैं इतना आक्रामक या फिर इस तरह से मैं अपनी बातें न रख पाता। लेकिन अब जी एक मैं सौभाग्य कहता हूँ ऊपर वाले का कि उसने मौका दिया, जेल के जी दर्शन कराया, और उसकी वजह से एक नया विनय दुबे जेल से बाहर आया। आज उसी की वजह से ये परेशान है, और कहीं ना विनय कहीं देश का
जी, विनय आपके ऊपर एक आरोप और लगता है और उसमें कहा जाता है कि कहीं ना कहीं आप कांग्रेस के हाथों की कठपुतलियां हैं, इस पे क्या कहना चाहेंगे आप? मुंबई में कांग्रेस की सरकार है सर। जी। यहाँ मैं रोज उनकी धज्जियां उड़ाता हूँ। कभी जी। मजदूरों को राशन नहीं मिलने के कारण, कभी जी। अस्पतालों के विषय पे। अगर मेरे कांग्रेस की सरकार में साठगांठ होती तो मैं जी। आराम से चुपचाप बैठा होता, मैं क्यों उनके खिलाफ बोल रहा होता। जी। और मैं उन तमाम आरोप लगाने वालों को कहना चाहता हूँ कि भाई सरकार आपकी है, जी। सीबीआई आपके पास है, पुलिस आपके पास है, गृह मंत्री खुद अमित शाह है। जी। करिए ना इंक्वायरी, निकालिए मेरे संबंध, रखिए जनता के सामने और दिखाइए मेरा काला चेहरा कि मैं जी। कांग्रेस के साथ हूँ, कि आरएसएस के साथ हूँ, कि शिवसेना के साथ हूँ, कि ममता बनर्जी के साथ हूँ, कि अरविंद केजरीवाल का। निकालिए ना, जी। करिए। मैं तो खुला चैलेंज दे रहा हूँ कि अगर किसी के बाप में दम है, मेरे संबंध निकालें। मैं खुला ऑफर दे रहा हूँ उनको, जी। आप निकालें, उसको सामने रखें। मेरे हिसाब से ये साले जितने भी पॉलिटिशियंस हैं, सारे जितने भी जो नेता हैं ना, वो सब एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। जी। मेरे लिए आप कांग्रेस बीजेपी में ज्यादा फर्क नहीं है। जी। विनय, अधिकांश आपके फेसबुक यूट्यूब के दिखाई देता है कि आप हिंदू मुस्लिम सभी तीज त्योहार वगैरह सब बहुत अच्छे सेलिब्रेट करते हैं। सभी आपके, आप जाति धर्म की बात नहीं करते हैं, उससे ऊपर उठ के बात करते हैं, संवैधानिक बात करते हैं। जैसे अभी कंगना रनौत के ऊपर घर तोड़ने की बात हुई, उसने एक पूरे महाराष्ट्र को पाकिस्तान बता दिया, उसे सऊदी अरब बता दिया, उसे आतंकवादी संगठन अड्डा बता दिया। तो महाराष्ट्र के लोगों की क्या प्रतिक्रिया है? क्या उनकी फिल्मों को देखना बैन करेंगे? किस तरीके से वहां के महाराष्ट्र के लोगों को कंगना रनौत को देखते हैं और आप क्या कहना चाहते हैं इसके ऊपर वह बताएं? अच्छा अच्छा की हेकड़ी हमने ठीक की है सर। आपको राजनीति, कंगना जी को राजनीति करनी है, बेशक करें, सबका स्वागत है। जी। बट हमारे महाराष्ट्र और खास तौर पे मुंबई को, अगर उनके लोगों को आप अगर गालियां दोगे तो आप जी। होंगे बड़े मोदी जी की लाडली होंगी, लेकिन महाराष्ट्र में आपकी औकात एक जूते से बराबर नहीं है, जी। बढ़कर नहीं है। आप मेरे महाराष्ट्र को, मेरे मुंबई को अगर आप गाली दोगे तो आप अगर नरेंद्र मोदी भी होगे ना, तो आपकी भी वही हालत हम लोग करेंगे जो आज कंगना राणावत का हो रहा है। और जी। अभी तो शुरुआत है। इन्होंने हमें पीओके कहा था ना, ये पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर हो गया है मुंबई, तो इनको हम एहसास जी। कराएंगे। एक जी। मुंबई करके अस्मिता और एक सम्मान पे अगर आप ठेस उठाएंगे तो आपकी जी। औकात वही होगी। एक 2 करोड़ के जो एक्टर जो बाहर बैठे होते हैं ना, कि जैसे भैया हमको 5 रुपए का सीन दे दो, 10 रुपए का सीन दे दो, अभी तो जी। उनकी हालत वहां तक लेके आनी है। हाँ। इन्होंने वहां पंगा लिया है जहां से देश देश का नेतृत्व और देश की जो एक विचारधारा, एक ताकत है, वहां से पैदा होती है। जी। हिंदू हृदय सम्राट बाला साहब ठाकरे का वो महाराष्ट्र है, छत्रपति शिवाजी जी। का महाराष्ट्र है, मेरा महाराष्ट्र जी। है। जी। इनकी तो औकात हम अभी दिखाएंगे। अभी तो किस गुमान में है, इनको पता तो चलेगा कहाँ टकराई है। जी। विनय जी, आपने जैसे बताया, और कंगना जी की मैं एक सवाल और करूंगा कंगना से, फिर हम लोग अपनी बात दोबारा से करेंगे। कंगना जी के ऊपर जैसे अभी उनको Y+ सिक्योरिटी मिल गई है, देश के अंदर एक आम आदमी को Y+ सिक्योरिटी देने के पीछे क्या कारण हो सकते हैं वह बताएं। क्योंकि अगर महिला सुरक्षा की बात करते हैं, आज पूरे देश में हिंदुत्व नाम की जो बातें करते हैं, वो बोलते हैं कि महिला को सुरक्षा मिलनी चाहिए। इस देश के अंदर बेटियों के बलात्कार होते हैं, उनको अच्छी शिक्षा नहीं मिल पा रही है, रोजगार नहीं मिल पा रहे हैं, फिर किस Y+ की सिक्योरिटी के पीछे का राज क्या है? राजनीति। देखिए, सबसे बड़ा मुझे हंसने वाला, इस पार्टी में सबसे ज्यादा बलात्कारी सांसद विधायक हैं, जिस जी। पार्टी में सबसे बड़े बड़े रेपिस्ट बनते हैं, वो जी। महिला सुरक्षा और बेटी सुरक्षा की बात करते हैं। वो जी। कंगना जी को Y+ सिक्योरिटी देते हैं। जी। मतलब हद हो जाती है चीज। ये सेंगर हमने भूला नहीं है, कैसे जी। एक बच्ची का बलात्कार करके उसके पूरे परिवार को साफ कर देते हैं। वो पार्टी अगर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ या फिर महिला सुरक्षा की बात करें तो हंसने आता है। और जी। सबसे बड़ा दुर्भाग्य यही है कि हम उम्मीद करने लगते हैं ऐसे पॉलिटिकल पार्टी से कि ये हमारी बेटियों की रक्षा करेंगे। जी। आज भारतीय जनता पार्टी के जितने भी अंदर कार्यकर्ता हैं, मैं उनसे कहना चाहता हूं कि अगर आपको अपने पार्टी पे विश्वास है, अपने घर की महिलाओं को, अपनी माताओं को, अपनी बहनों को जोड़े भारतीय जनता पार्टी में, उनको जी। कार्यकर्ता बनाए, उनके नेताओं के पास भेजें। अगर जी। आपको इतनी पवित्र लगती है, उन तमाम मेरे भारतीय जनता पार्टी जो कट्टर है ना, उनको कहना चाहता हूँ, अपने माताओं और अपने बहनों को जरा 5 मिनट के लिए अपने नेता के पास बिठा दो। उनकी औकात, उनका जो चरित्र है ना, आपको समझ में आ जाएगा। लेकिन क्या होता है ना, दूसरे घर की बेटियां हैं, हमारी बेटी का बलात्कार नहीं हुआ है, अभी जी। तक उनकी पीड़ा वो नहीं समझ पाए। तो जी। एक कहीं ना कहीं राजनीतिक तौर पे है। कल को कंगना रनावत जी को बिहार चुनाव में प्रचार के लिए इस्तेमाल किया जाएगा, सोनू सूद को इस्तेमाल किया जाएगा। इन जैसे तमाम लोग जो बिकने के लिए बैठे हैं ना, 2 कौड़ी में बिकने वाले जो एक्टर, जब तक एक्ट्रेस हैं, तब
तक भारतीय जनता पार्टी के लोग सत्ता में रहेंगे, राज करते रहेंगे। जी। विनय जी, एक सवाल है कि हर एक इंसान में कोई अच्छे गुण भी होते हैं और अवगुण भी होते हैं। ये हर एक आदमी के चरित्र और चित्र के ऊपर डिपेंड करता है। तो मोदी जी के अंदर आपको कोई अच्छा कार्य बताएं जो आपको अच्छा लगता हो, क्योंकि आप हमेशा देखिए उनका टीवी पे प्रतिक्रिया करते रहते हैं, इसलिए मैंने उल्टा सवाल आपसे पूछा है कि आप एकदम अच्छा। बहुत सही है। उनसे उनकी एक अच्छी क्वालिटी मुझे लगी, उनका कॉन्फिडेंस लेवल। वो जी आपके आंखों में आंखें डाल के एकदम शानदार झूठ बोल लेते हैं। वो जी नेशनल चैनल पे आके जो कॉन्फिडेंस लेवल के साथ झूठ बोल देते हैं कि हमने 600 करोड़ लोगों को घर दिलाया है, जी 125 करोड़ लोगों को हमने चाबियां बांटी। मतलब सोचिए ना कितना कॉन्फिडेंस लेवल है बंदे का। जी वो जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो उनकी क्वालिटी है, उसको मैं सीखता हूँ। कल को मुझे भी धमकियां देनी होती है, मैं भाजपा कार्यालय के बाहर खड़े होकर उनसे आंख में आंख मिला के उनको गालियां देता हूँ, उनको बाहर ललकारता हूँ कि बाहर निकल, मैं खड़ा हूँ तेरे कार्यालय के बाहर। ये जो कॉन्फिडेंस दिया है मोदी जी ने दिया, तो यही उनकी अच्छी क्वालिटी है कि आंखों में आंखें डाल के नेशनल चेहरे पे झूठ बोलने की जो कला है, एक क्वालिटी है, वो उनके अंदर बेहतरीन है। मैं उनको सैल्यूट करता हूँ। जी। विनय, यहाँ पर एक बड़ा अहम सवाल आता है, जैसे देश के अंदर एक गैप फील होता जा रहा है। अगर आप अमरनाथ जाते हैं या वैष्णो देवी जाते हैं तो वहां पे जो घोड़ा चालक होते हैं वह अधिकांश मुस्लिम होते हैं, 95%। ठीक है। और अगर हम लोग महाराष्ट्र की बात करें, आप महाराष्ट्र से आते हैं, महाराष्ट्र के अंदर भी मुस्लिम काफी बड़ी तादाद पर है। और वहां पे गणेश उत्सव होता है तो वहां पे ढोल ताशे भी मुस्लिम बजा रहे होते हैं। सब लोग मिलकर आपस में ईद वगैरह सब सेलिब्रेशन करते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं ये कम्युनिटी गैप, जात पात, बहुत सारे भेदभाव आते जा रहे हैं लोगों को, जिसको सरकार को एक नाम देना चाहिए, फिजिकल डिस्टेंसिंग। उसको फिजिकल डिस्टेंसिंग ना करके उसे सोशल डिस्टेंसिंग बोल दे, मतलब सामाजिक दूरी आप रखें। तो क्या लगता है, इसको किस नजर से देखते हैं? जो लोगों के अंदर इतना सारा भेदभाव गैप आता जा रहा है वो किस तरीके से फील हो पाएगा, और इसके पीछे का राज क्या है वो भी बताएं कि जो लोगों के अंदर मैल भरता जा रहा है। सर देखिए, भारतीय जनता पार्टी का काम ही है जी कि विकास के नाम पे, कामों के नाम पे वोट मांगा ही नहीं। जी उन्होंने केवल हिंदू मुसलमान ही किया है। जब इसके रगों में यही सारी चीजें हैं, कचरा बह रहा है, तो कोई अच्छी चीज कैसे कर सकता है? जी रही बात, ये सिर्फ पार्टी का परसेप्शन है। ग्राउंड लेवल पे आज भी हिंदू मुसलमान सब आपस में एक साथ बैठते हैं, त्योहार मनाते जी हैं। इतना जी सब होने के बाद भी हमारे अंदर आपसी भाईचारा जो है हमारे अंदर, या जो जी एक सेक्युलर फैब्रिक है, वो ये जी इनका ये तोड़ नहीं पाए हैं। ये चीज की खुशी मिलती है। आज जी कहीं पे आप अस्पताल में जाइए, अगर ब्लड की जरूरत होती है तो वहां पे लाइन लग जाती है। जी उसमें ये नहीं देखता कि कोई ये हिंदू को ब्लड जाएगा कि मुस्लिम को जाएगा, और जी सारे लोग मिलकर ब्लड डोनेशन करते हैं। हर जी त्योहार हम लोग साथ में मनाते हैं। तो कहीं ना कहीं ये जो चीजें हो रही हैं, ये जी इनका सपना है कि देश को दो टुकड़े में बांट दिया, लेकिन ये हो नहीं पा रहा है। इनकी जी औकात नहीं है कि ये हमारे देश के फैब्रिक जो सेक्युलर फैब्रिक है उसको तोड़ सके। तो जी कहीं ना कहीं ये कोशिश जारी है, लेकिन हम जैसे, आप जैसे हजारों देश के करोड़ों लोग बैठे हुए हैं, जो आज भी एक दूसरे का हाथ, हम लोग हिंदू ने मुस्लिम का थामा हुआ है, मुस्लिम ने हिंदुओं का थामा हुआ है। तो कहीं ना कहीं हम जो एक भाईचारा आपस में मेंटेन करके चल रहे हैं, यही जी इस देश की खूबसूरती है, यही इस देश का आत्मा है। और ये आत्मा मार नहीं सकते, ये तय है। ये खुद मिट जाएंगे, लेकिन हमारी जो एकता, हमारी जो अखंडता है ना, इनका बाप नहीं तोड़ सकता। जी। विनय जी, जब ये राजनीति है तो राजनीति तो सैकड़ों सालों से होती हुई आ रही है, और आपकी उम्र भी 20 से प्लस ही होगी, 20-25 साल, 30 साल, जो भी उम्र रही हो। तो ये एकदम से क्रांतिकारी बीज कहाँ से जनरेट हुआ वो बताएं, कि मतलब। मैंने एक भारतीय जनता पार्टी के विधायक के खिलाफ मोर्चा निकाला था। जी उसके बाद मेरे फैमिली को टॉर्चर करना शुरू हुआ। उस समय महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी। मुझे उठा के पुलिस स्टेशन बिठा देना, मेरे पिताजी को बुला के बिठा देना, कोई इंक्वायरी नहीं, सिर्फ बिठा के रखते थे 2-2 घंटा, घर की लाइटें जी काट देना। तो कहीं ना कहीं ये जो गुस्सा था ना, एक मुझे जवाब देना था। मैंने लगभग सारे नेताओं से रिक्वेस्ट किया कि सर आप कुछ करिए, कोई जी कुत्ता आगे नहीं आया मदद करने के लिए। तो जी फिर मैंने खुद ही डंडे उठाए। जी आज मैं उस विधायक को धन्यवाद करता हूँ कि शायद अगर उसने मेरे साथ ये चीजें न की होती, तो शायद आज विनय दुबे यहाँ पे नहीं बैठा होता। जी आज उस विधायक को मैं अपना गुरु मानता हूँ कि उसकी वजह से, उसकी मस्तियों की वजह से आज पूरा जी भारतीय जनता पार्टी को मैं तबियत से ले लेता हूँ। जी तो कहीं ना कहीं एक हर आदमी के अंदर होता है, लेकिन जब तक खुद पे नहीं आती तब तक आदमी समझता नहीं है। तो जी मुझ पे आई वो चीजें, कहीं ना कहीं मैंने एहसास किया कि नहीं, जवाब देना चाहिए। क्योंकि नहीं जवाब देंगे तो इनकी हिम्मतें बढ़ेंगी। मेरे घर पे भी बच्चे हैं, मेरे जी भाई हैं, पत्नी है,
पिताजी हैं, तो कहीं उनको ही फ्यूचर में तकलीफ ना दे, इसके लिए पहले महीने ही कान के नीचे बजा दिया। जब उनका कान झनझनाया तो आज पूरे देश को बजा रहा हूँ। विनय, आप जब भी बात करते हैं, संवैधानिक बात करते हैं, संविधान को लेके बात करते हैं, संविधान को मानने वाले लोगों की बात करते हैं। अगर मैं बात करूं कि संविधान की और बाबा साहब की बात करूं तो बहुजन समाज आता है। बहुजन समाज 85% देश के अंदर होता है। तो आपके 85% जो लोग हैं वो कितना आपकी बात को समझते हैं, और आपकी लड़ाई आपको क्या लगता है कि कहां तक सार्थक हो रही है, वह बताएं। सर बात 85%, 15% भी नहीं। जी जो भी देश में संविधान को मानता है, भले वो ब्राह्मण हो, भले वो क्षत्रिय हो, भले वो दलित हो, भले वो पिछड़ी समाज का हो, जो भी संविधान पे विश्वास रखता है वो विनय दुबे के साथ है, और मैं उस व्यक्ति के साथ हूँ जो संविधान पे विश्वास रखता है। तो रही बात दलित समाज की, तो ऐसा नहीं है कि बाबा साहब आम्बेडकर जी केवल उनके हैं। बाबा साहब आम्बेडकर मेरे भी हैं, मैं ब्राह्मण हूँ, जी लेकिन एक आस्था है उनके अंदर, क्योंकि उन्होंने देश के अंदर एक खूबसूरत संविधान लेके गए जो आदमियों को तोड़ता नहीं है, वो जोड़ता है, एक दूसरे को समान बनाता है। तो कहीं न कहीं मेरी एक खुशनसीबी है कि मैं भारत में जन्म लिया, और सम्माननीय हमारे अम्बेडकर साहब जी के जो संविधान है उसकी वजह से आज मैं सारी चीजें कह पाता हूँ। तो हम सब जो भी संविधान को मानते हैं वो हमारे लिए प्रेरणा है और हमारे लिए पूज्य है, और हम सब एक साथ हैं, और उसकी संख्या का अंदाजा हम नहीं लगा सकते। जहां जहां भी संविधान में लोगों की आस्था है, वहां वहां विनय दुबे अलग अलग नाम से, अलग अलग चेहरे में आपको दिखाई देगा। जी विनय, बहुत सारे लोग आपसे जुड़ना चाहते हैं, तो किस तरीके से जुड़े, पहली बात। दूसरी बात ये कि अगर वो लोग आपसे जुड़कर, जैसे कुछ लोग आपको बैक सपोर्ट भी करते होंगे कि मैं आपके साथ तो हूं पर मैं आपके साथ फोटो नहीं खिंचवा सकता क्योंकि आप एक वांटेड तरीके के व्यक्ति हैं, है ना, पता नहीं कब क्या हो जाए, पता नहीं चलता है। तो क्या आप लोगों को और यूथ को बोलना चाहेंगे, वह बताएं। किसी का इंतजार मत करो, भगवान के भरोसे मत बैठो, क्या पता भगवान आपके भरोसे बैठे। जी अपने आप को किसी भी, कोई लीडर नहीं होता है, मैं कोई लीडर नहीं हूं, मैं किसी का इंतजार नहीं करता हूं कि कोई आएगा तो मेरे नाली के मुद्दे पे मेरी मदद करेगा, मुझे किसी मामले पे मेरी मदद करेगा। यार खुद आवाज उठाओ। विनय दुबे को भी वही 2 आंखें हैं, 2 हाथ है, एक दिमाग है, वो जवान है, आपके पास भी है। सिर्फ फर्क होता है सोच का। मैं वो डर से आगे निकल चुका हूँ, शायद इसी वजह से बैकऑफ अपनी बात रख सकता हूँ। ज्यादा से ज्यादा मरना ही है सर, इससे ज्यादा कुछ नहीं हो सकता। रास्ते चलते ट्रक चढ़ जाती है, बाइक पे जा रहे हैं पीछे से गाड़ी ठोक देती है, अगर बच गए तो कोरोना मार देगा, नहीं तो कैंसर मार देगा। अरे मरना है ही है, कम से कम भले 10 दिन जिए लेकिन शेरों जैसे जिए। तमाम मेरे युवा साथियों को निवेदन है, किसी का पट्टा गले में डाल के जीने से अच्छा ना खुले जंगल में शेर की तरह घूमो, और अपने हक के लिए किसी का इंतजार मत करो। आप अपना भविष्य खुद तय करोगे, आप अपने आप में सरकार हैं। आप चाह लेना तो ये नरेंद्र मोदी जैसे 500 नरेंद्र मोदी को झुका सकते हैं। जी विनय, तुम्हें एक बड़ा पर्सनल सा सवाल है कि जब आप बात करते हैं तो बेबाक बात करते हैं, बिंदास बात करते हैं, कोई सोचते नहीं है। जब बात करनी होती है तो आप दिल की बात करते हैं, जो एक जनरल समाज और जनरल लोगों के दिलों में बातें आती हैं, आप बिल्कुल उस तरीके की बात करते हैं। आपकी बातों में कोई राजनीति तर्क नजर नहीं आता है। तो क्या कहीं कहीं आपको कभी डर नहीं लगता है कि मैं जो बेबाक करता हूं, तो मुझे जिस तरीके का आप कई बार बात करते हैं तो उससे डर नहीं लगता है? मरना सबको है एक दिन। अब मैं गाड़ी चला रहा हूँ अहमदाबाद से मुंबई के लिए, पता चला रास्ते में एक्सीडेंट हो जाए, कोई नहीं कह सकता ना। लेकिन एक है, यहाँ कोई भी अमर नहीं है, सबको जाना है एक दिन। तो ये मुझसे किस चीज का डर लेके चलो। हाँ, एक चीज मेरे में गर्व होगा कि हाँ, कल को जब मैं जाऊंगा तो देश में हजारों लाखों लोगों के आंखों में आंसू हो, मेरे तन पे तिरंगा हो, इससे बड़ी खुशी मेरे लिए कुछ नहीं हो सकती। और मैं उसी के लिए मेहनत करता हूँ। जी, देश के युवाओं, जो आज सैकड़ों करोड़ों लोग बेरोजगार हो गए हैं, उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? किस तरीके के लोग इस चीज को खत्म कर सकते हैं? क्योंकि सरकारें आपके सामने है, सरकारों के काम आपके सामने हैं। देश की जनता को आखिरी सवाल आप क्या कहना चाहते हैं? जो बेरोजगार लगातार होते जा रहे हैं, जीडीपी लगातार गिर रहा है, काम नहीं है लोगों के पास, बेरोजगारी बढ़ती जा रही है, तो उन लोगों के लिए क्या कहना चाहेंगे आप? मुझे तरस आता है जो खुद को बेरोजगार, अरे जाओ यार, उसका कॉलर पकड़ो जिसने आपको बेरोजगार किया है। जी, इतना तो कर सकते हैं ना। अगर सरकार प्रशासन में अगर खौफ नहीं होगा तो आपकी जिंदगी से खेलते रहेंगे। आपके इलाके में आपके सांसद, आपके विधायक का कॉलर पकड़ने की आप में हिम्मत होनी चाहिए कि हमारे यहाँ पे इंडस्ट्रीज क्यों नहीं है, हमारे यहाँ पे नौकरियां क्यों नहीं है, हम क्यों नहीं पूछते जाके।
मेरे इलाके में मेरे विधायक और सांसद की इतनी हिम्मत नहीं है कि एक गटर का नाली अगर जाम हो जाता है उनको आके साफ करना पड़ता है, उनको पता है कि अभी बम्बू डाल देगा जी ये खौफ पूरे देश के सांसद और विधायकों में पैदा होना जरूरी है। और युवाओं को मैं खास तौर पे बोलता हूँ, यार आप लोग नौजवान हो, आपके हाथों में वो ताकत दिया है भगवान ने। नौजवान जी इसी के लिए कहा जाता है ना कि आपके अंदर ऊर्जा जो होती है वो 200% होती है, तो इस्तेमाल जी करिए ना। फेसबुक व्हाट्सएप पे चैटिंग करके गर्लफ्रेंड पटाने से, अच्छी खासी सेटिंग करने से नहीं होता है। कभी देश के लिए, कभी अपने लिए भी आवाज उठा लेना चाहिए। सोना डेफिनेटली बाबू होता रहेगा, लेकिन जब जी नौकरी और जब पर्स होगा ना तो अच्छी खासी जिंदगी चलेगी। उन जी तमाम लोगों से निवेदन है, कॉलर पकड़ना सीखें, सवाल पूछना सीखें, क्योंकि जब तक पूछेंगे नहीं आप रोते रहेंगे और लोग रुलाते रहेंगे। आप थे हमारे साथ विनय दुबे और आज का जो विषय था वह था नो बकवास सीधा मुद्दे की बात आज हम लोगों ने करी थी। विनय दुबे के साथ हम लोग लगातार बने रहेंगे ढेर सारे सवालों के साथ। और विनय जी आपने हमारे से चर्चा करी और समय दिया इसके लिए धन्यवाद। सुरेंद्र सिंह जी, मैं आपका आभारी हूँ और आपको शुभकामनाएं देता हूँ, आपके चैनल को, एसएम न्यूज को लगातार जी इसी तरह से बेबाकी से देश की जो असलियत है जनता के सामने रखें। आप जैसे लोग जब तक इस देश में हैं, हम जैसे लोग, हमारे जैसे लोगों का काम आसान हो जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया आपका। थैंक यू। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।